हेलो दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह है करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस। हमारा टारगेट है 2021 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द नवंबर 2020 जीएस2 वीक 1 के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में। सो लेट अस हैव अ लुक कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पहला हमारा टॉपिक है। रिसेंटली जो है इसके बारे में न्यूज आई थी एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। देन सेकेंड टॉपिक है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020। अभी रिसेंटली इसके बारे में भी न्यूज आई थी, वी विल हैव अ लुक एट दैट। फ्रेंच सेक्युलरिज्म, इंडिया यूएई मीट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, फोर्टिफाइड राइज थ्रू आईसीडीएस यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड एमडीएमएस विच इज द मिड डे मील स्कीम, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो रिसेंटली न्यूज में था। क्यों ये न्यूज में था, व्हाट इज दिस कोड, कैसे ये जो है आया, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। सो ये जो है लेबर सब्जेक्ट में इस कोड को बनाया गया है और लेबर जो सब्जेक्ट है इट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 7 का जो लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में लेबर आता है सब्जेक्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉस कौन कौन बना सकता है? स्टेट कैन मेक द लॉ, parliament can make the law, that means the state legislature and the parliament can make the law, right? सो इसमें ये देखा गया है कि अराउंड 100 स्टेट एंड 40 सेंट्रल लॉस बने हुए हैं लेबर टॉपिक पे, जो काफी ज्यादा कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, एंड एस्पेक्ट्स सच एज रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेजेस, इस तरह के एस्पेक्ट्स से रिलेटेड ये सारे लॉज हैं एंड दे आर कोइंसाइडिंग इन वेरियस रेस्पेक्ट्स। तो क्या किया जाए? सो एक कमीशन बैठाई जाए और ये कमीशन बैठाई गई थी 2002 में, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर which found existing legislation to be very complex। इन्होंने कहा कि एक legislation जो है वो काफी complex है, with archaic provisions and inconsistent definitions। archaic काफी पुराने provisions है जो आज के 21st century में काम नहीं आ पाएंगे। inconsistent definitions, एक का definition कुछ है एक law में तो दूसरा definition कुछ और बोलता है about the same thing। सो इनकंसिस्टेंसी हो जा रही है डेफिनेशन में। इम्प्रूव ईज ऑफ कंप्लायंस एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लॉस। इट रिकमेंडेड द कंसोलिडेशन ऑफ सेंट्रल लेबर लॉस इनटू ब्रॉडर ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें क्या इन्होंने रिकमेंड किया? ये कहा कि भाई जो सारे सेंट्रल लॉस हैं उन्हें तो आप कम से कम एक कोड, जो कोड है उसमें आप सब्ज्यूम कर दो। सारे सेंट्रल लॉज को जो है लेबर से रिलेटेड उन्हें आप यूनिफॉर्म जो कोड्स हैं उसमें लेकर आ जाओ। कैसे ग्रुप्स बनाओ इन लॉज के? इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो भी लॉस हैं वो उस कोड में डाल दो और कंसोलिडेट कर दो ऊपर नीचे। वेजेस के जो लॉस हैं उन्हें भी ऐसा ही करो। सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस, इन सब से रिलेटेड जो लॉज हैं उनमें डालकर उन्हें जो है कंसोलिडेट करने की जरूरत है, ऐसा कहा गया था बाय द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ऑफ 2002। देन 2019 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 4 बिल्स टू कंसोलिडेट 29 सेंट्रल लॉस। तो इसको मानते हुए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर 2019 में लेकर आई थी 4 बिल्स टू कंसोलिडेट 29 सेंट्रल लॉस। क्या है ये कोड? Code on wages, code on industrial relations, code on social security and code on occupational safety, health and working conditions, right? So इस codes में से code on wages जो है it has been passed by the parliament। फर्स्ट वाला जो है पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, वो जा चुका है। एंड बिल्स ऑन द अदर 3, ये तीनों से रिलेटेड जो बिल्स है उन्हें स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। तो पहला क्या है? नेशनल एक कमीशन बनाया गया जो कि लेबर सब्जेक्ट पे बनाया गया और उन सारे लॉस से रिलेटेड। दूसरा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आती है एंड ये कोड बना देती है। इनमें से कुछ लॉस को जो है कुछ बिल्स को जो है स्टैंडिंग कमीशन को भेज दिया जाता है। एक जो बिल है
कोड ऑन वेजेस 2019, इसको जो है पार्लियामेंट पास कर देती है। तो ये जो 3 बिल्स हैं जो स्टैंडिंग कमीशन को भेजे जाते हैं, इनसे रिलेटेड थोड़े से ट्वीक्स ऊपर नीचे स्टैंडिंग कमीशन बताता है, जिन कुछ को मानती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, कुछ को नहीं मानती है, एंड देन न्यू लॉस बनाने के स्टेज पर अभी है विथ रिस्पेक्ट टू दीज 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, राइट। Standing committee has submitted its report on all the 3 bills. Government has replaced these bills with the new one. September 19, 2020 को जो है न्यू बिल्स रिप्लेस कर दिए थे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें 2019 का जो बिल था जो लेबर मिनिस्ट्री लेकर आई थी, गवर्नमेंट कुड नोटिफाई स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो मेन क्या इसका जिस्ट है वो देखेंगे। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स से रिलेटेड जो है स्कीम्स लेकर आई थी, एंड दिस वाज ग्रेट कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को इसने डिफाइन किया। वे कौन है? हु यूज अ वेबसाइट सो एज टू प्रोवाइड सम सर्विस टू सर्टेन एंटिटी, तो उन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है, हु कैन बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सॉल्विंग स्पेसिफिक problems. 2019 bill empowered central government to set up social security funds also. Okay, तो social security funds भी बना सकती है as part of this particular bill जो central government है for unorganized workers, gig workers and platform workers. 2020 bill states that the सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटअप सच अ फंड, राइट। सो इसके तहत फंड भी बनाया जाएगा। तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर के रिकमेंडेशंस कुछ जो है और अन्य रिकमेंडेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम शुड अप्लाई टू ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स। सोशल सिक्योरिटी आप दे रहे हो तो सबको दो, ईच एंड एवरी एस्टैब्लिशमेंट जो बिजनेस कर रही है कमर्शियली उन्हें देना चाहिए ये सोशल सिक्योरिटी। वेज सीलिंग्स नहीं होने चाहिए कि इतना 1000 से ज्यादा जो कमाता है पर मंथ उसके ऊपर ही सोशल सिक्योरिटी लगेगा, इस तरह की सीलिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स की इंटीग्रेशन, सिंगल कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रोविजन ऑफ ऑल द बेनिफिट्स विद अ सीलिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच कंट्रीब्यूशंस। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई जो है इन्हें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए फॉर दिस, ऐसा कहा गया। However, the bill largely retains the current setup and does not fully implement these recommendations. तो जो बिल है 2019 में 20 में जो स्टैंडिंग कमीशन लेकर आए, दोनों में ही जो है इस तरह के जो सीलिंग्स है उन्हें रिटेन किया गया है, यानी कि सभी एस्टेब्लिशमेंट्स पे ये अप्लाइड नहीं है और सभी जो वेजेस के लोग हैं उन पर ये अप्लाइड नहीं है। बट द प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी अभी एग्रीकल्चर वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करती है, ठीक है। तो कुछ इश्यूज देखते हैं। जैसा मैंने कहा, एस्टेब्लिशमेंट्स का मिनिमम कुछ क्राइटेरिया रख दिया गया और काफ़ी सब जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इसके वजह से। और हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 70% ऑफ रेगुलर वेज और सैलरीड एम्प्लॉयज इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर डिड नॉट हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड 52% डिड नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। तो इतने सारे लोग ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, अराउंड 52%, और ये चीज जो है और भी लोगों को एक्सक्लूड करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। सेकेंड थिंग है कि बिल ट्रीट्स एम्प्लॉयज विद इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंटली, उनके वेज के हिसाब से उन्हें ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसे हटाने को कहा गया था। Third, the bill continues to retain the existing fragmented setup for the delivery of security benefits. So, social security जो है अलग-अलग boards, अलग-अलग जो institutions, organizations है उनके through ये provide की जा रही है, जिसको भी जो है एक structure देने के लिए कहा गया था, but that has not happened. So, way forward क्या है? प्लेटफॉर्म वर्कर्स को डिफाइन कर रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग, दिस कैन गो अलॉन्ग इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल वर्कर्स को भी इसने सब्ज्यूम किया है, विच इज गुड। शॉर्टकमिंग जो है उन्हें हटाने की जरूरत है, ऐसा कहा जा रहा है। सो दैट वाज अबाउट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। लेट अस टॉक अबाउट विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इन्होंने विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया था और इसके तहत कई इनिशिएटिव्स ये लेकर आए थे।
वन ऑफ द इनिशिएटिव इज आइडियाज बॉक्स ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पेंडेमिक। तो ये डिपार्टमेंट का जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? जो 31 अक्टूबर है वो जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका जन्मदिन है, और जो भी वीक में ये 31 अक्टूबर लाई करता है उस वीक को विजिलेंस अवेयरनेस वीक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है, एंड ये चीज जो है इसके वजह से किस वजह से दी गई है, विजिलेंस और ये सब में जो है वे काफी सही तरीके से रहते थे। तो आइडियाज बॉक्स ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है किस तरह से गुड गवर्नेंस के लिए कौन से प्रैक्टिसेस करते हुए हम गुड गवर्नेंस ला सकते हैं, इसके आइडियाज आप दो कहां पर? ऑन द माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये अगला जो इनिशिएटिव आया था इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत, राउंड टेबल डिस्कशन आया था ऑन सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो इस वीक का जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक का मेन थीम ही ये है कि सतर्क भारत और समृद्ध भारत। सतर्क और एथिकल हम रहेंगे जितना, उतना हम समृद्ध हो पाएंगे। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में अगर हम देखें तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व्स दिस, बर्थडे होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अफर्म्स इंडियाज कमिटमेंट टू द प्रमोशन ऑफ इंटेग्रिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, यानी कि इंटेग्रिटी और प्रोबिटी ये सारे जो वर्च्यूज है वो पब्लिक लाइफ में, पब्लिक सर्वेंट्स में होने चाहिए, इस चीज को जो है अफर्म करता है। थीम क्या था 2020 का? ये था सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में भी देख लेते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। ठीक है, विजिलेंस इन द सेंस करप्शन ना हो, इस तरह की माल प्रैक्टिसेस जो है ये सब ना हो, इससे रिलेटेड जो है ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है और पूरा का पूरा विजिलेंस रखता है। इसको किसके कौन से कमिटी के तहत इसका गठन किया गया था? रिकमेंड किया गया था बाय द के संतानम कमेटी, जो कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1964 में आई थी। पार्लियामेंट एनैक्टेड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में, ये एक्ट के तहत ये इंडिपेंडेंट बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, स्टैट्यूटरी स्टेटस लेटर ऑन इसे दिया गया, राइट। देन इट इज अ मल्टी मेंबर कमीशन। इसके मेंबरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो मल्टी मेंबर का कमीशन है, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे, नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स इसके होंगे एट द सेंट्रल लेवल। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं इन्हें ऑन द रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन से? कमिटी बनाई जाती है 3 लोगों की, प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होंगे, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तीनों एक कमेटी बनाएंगे। 3 मेंबर कमेटी जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी किसको बनाना है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर्स। तो टर्म ऑफ ऑफिस इसका क्या है? 4 years और 65 years, जो भी नियरेस्ट है वो टर्म ऑफ ऑफिस हो जाता है। तो वी हैव सीन व्हाट इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक, क्यों मनाया जाता है, विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखा हमने, उसकी मेंबरशिप के बारे में, एंड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देख लिए, राइट। सो लेट अस मूव अहेड विद दिस टॉपिक ऑफ फ्रेंच सेक्युलरिज्म। काफी ट्रैजिक जो इवेंट्स हुए हैं फ्रांस में, उसके वजह से फ्रेंच सेक्युलरिज्म रिसेंटली न्यूज में था। फ्रेंच सिटीजन्स का जो है टेररिस्ट अटैक्स का सामना करना पड़ा उन्हें, कई लोगों को, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। तो फ्रेंच सेक्युलरिज्म क्या है? लेसाइट कहा जाता है फ्रेंच सेक्युलरिज्म को, लेसाइट इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो ये जो है सेक्युलरिज्म को डिफाइन करता है। इन जनरल वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है वो रिलीजन एंड पब्लिक लाइफ, यानी कि स्टेट को पूरी तरह से जो है सेपरेट करती है, कोई भी किसी के डोमेन में जो है एंटर नहीं करेगा, ऐसा वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मानना है। कोई किसी के डोमेन में एंटर कब करता है? फॉर सपोज
जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर आप वर्शिप करो, पर आपके रिलीजन के बारे में जो है पब्लिक स्पेस में आकर आप जो है अपने रिलीजियस वैल्यूज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दैट इज व्हाट फ्रेंच सेक्युलरिज्म सेज, राइट। तो ये रिलीजियस जो वैल्यूज हैं उनका इंटरफियरेंस स्टेट में नहीं होगा, और स्टेट जो है ये चर्च है इसके अंदर आप इन लोग को जाने नहीं दे रहे, ये सही नहीं है, इस तरह से कभी नहीं कहेगा। दैट इज द डिसीजन ऑफ द रिलीजियस हेड्स, राइट। सो ये दोनों एक दूसरे के डिसीजंस में कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगे। और लेसाइट का मीनिंग क्या है, ये इस चीज को और भी स्ट्रिक्टली जो है अप्लाई करता है, जहां पर चर्च यानी कि रिलीजन एंड स्टेट को सेपरेट किया जा रहा है। नंबर 1 दे आर सेपरेटेड, नंबर 2 जो है लोग अपने रिलीजियस वैल्यूज जो है कभी कभी पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं, इंडिया में तो करते ही हैं, तो ये बिल्कुल भी डिस्करेज किया जाता है। पब्लिकली आप अपने रिलीजियस वैल्यूज को जो है दिखा नहीं सकते। सो इवैक्यूएशन ऑफ रिलीजियस वैल्यूज फ्रॉम द पब्लिक स्पेस। और पब्लिक स्पेस में क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है। लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सब इक्वल है, सब एक फ्रेटर्निटी के मेंबर्स हैं। इस तरह से जो है ये किया गया था। तो ये सब किस लिए आया था, कैथोलिक ऑब्स्ट्रक्शनिज्म हुआ था। तो सबसे पहले चर्च जो थी, कैथोलिक जो रिलीजन था वो जो है स्टेट के अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंटरफियर करता था कि ये चीज आप सही नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो, और सारे डिसीजंस उनके थ्रू होते थे, और ये बहुत ज्यादा हो गया था। और बिकॉज ऑफ विच लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जन्म लिए थे इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एज वी ऑलरेडी नो, राइट। तो ये जो है फ्रेंच मुस्लिम्स के लिए काफी इश्यू बन गया है, क्योंकि मेनी टाइम्स ये देखा गया है कि अपने रिलीजियस वैल्यूज वो ओपनली एक्सप्रेस करते हैं, और इस चीज को जो है फ्रांस में पूरी तरह से ये किया जाता है कि ये नहीं करना है, राइट। सो दैट थिंग इज एन इश्यू फॉर देम, एंड इसके वजह से ये सारा इश्यू जो है स्टार्ट हुआ। फ्रांस किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकता है, दो वेज हैं। इधर इट कैन कॉम्प्रोमाइज, ये कहकर कि ठीक है वी विल कॉम्प्रोमाइज विद द लेसाइट वैल्यू, और डबल डाउन ऑन फ्रेंच वैल्यूज, यानी कि लेसाइट जो है उसको और भी स्ट्रिक्टली अप्लाई करे, जो कि अभी प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन जो है वो कर रहे हैं फ्रांस में ऑलरेडी। और ये चीज जो है इसका असर हम देख रहे हैं कि रिलीजियस जो वैल्यूज हैं उन्हें बिल्कुल भी in the public domain express नहीं करना है, right? So that is what we have seen। और इससे रिलेटेड अगर हम इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, क्या है इंडियन सेक्युलरिज्म। यहाँ पर रिलीजन और स्टेट यहाँ पर भी ज्यादा इंटरफियर नहीं करते हैं एक दूसरे के मैटर्स में, बट स्टेट रिलीजियंस को जो है सम रिलीजन्स को जो है हेल्प करता है कि वो उसको प्रोपगेट कर सके। एट टाइम्स जब रिलीजियस प्लेसेस में कुछ लोगों को जाने नहीं दिया जाता है, देन स्टेट अगेन इंटरफियर्स। मतलब जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या किसी लॉ के अगेंस्ट जाते हैं रिलीजियस वैल्यूज, देन जो है स्टेट ट्राइज टू इंटरफियर इन इंडिया। और इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिलीजन जो है उन्हें इक्वल स्टेटस दिया गया है, और किसी भी रिलीजन को सपोर्ट करते हुए स्टेट आपको नहीं दिखेगा। तो स्लाइट इंटरफियरेंस दोनों का एक दूसरे में है, ऐसा कहा जा सकता है। एंड ये सारी चीजें जो हैं कह सकते हैं कि रिलीजन एंड स्टेट एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, बट दे डू इंटरफियर विद इन ईच अदर एज रिक्वायर्ड। थर्ड टॉपिक है इंडिया यूएई मीट ऑन इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली ये वर्चुअली होस्ट किया गया था, इंडिया यूएई हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू द ऑनगोइंग पेंडेमिक। रिसेंटली ये किया गया था। एंड जॉइंट टास्क फोर्स जो है इसका पूरा अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2012 से ये चली आ रही है इस तरह की मीट। ऑब्वियसली इट इज ऑन इन्वेस्टमेंट्स। 2017 में जो है ये और भी इम्पोर्टेंट हो गई, क्योंकि दोनों कंट्रीज ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया इन 2017, इंडिया एंड यूएई ने। और इसके जो फोकस एरियाज हैं इन्वेस्टमेंट्स जो है, काउंटर टेरर कोऑपरेशन एंड डिफेंस टाइज जो है इसके फोकस एरियाज हैं, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट।
इस सब का। ठीक है, तो ये जो है इसके तहत दो और इनिशिएटिव्स आए हैं, यूएई प्लस और फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म 2018 में इन्हें क्रिएट किया गया था। किस लिए? तो जो इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया में आएंगे फ्रॉम यूएई, उसकी एक इश्यू होती है लैंग्वेज की। तो यूएई प्लस जो है अरेबिक स्पीकिंग ऑफिशियल्स उसमें होंगे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। तो लैंग्वेज का इश्यू जो है वो सॉल्व हो गया, और कई सारे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज होते हैं, उसके लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की गई है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो हाउ इज ऑल दिस जस्टिफाइड? इंडिया यूएई के रिलेशंस कैसे हैं? तो ये सब चला आ रहा है आफ्टर द एक्सेशन ऑफ एच शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान, जो कि रूलर ऑफ अबू धाबी थे 1966, और लेटर ऑन क्रिएशन ऑफ यूएई फेडरेशन हुआ 1971 में, राइट। सो तब से चला आ रहा है इंडिया यूएई के रिलेशंस जो है। कल्चरल पर्सपेक्टिव से वी हैव कल्चरल एग्रीमेंट 1975 का, सो एज टू प्रमोट ईच अदर्स कल्चर। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से 2019 में जो ये इवेंट हुआ था जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जायद मेडल दिया गया था, सो एज टू प्रमोट relations and joint strategic cooperation between both of the countries. इकोनॉमिक अगर हम रिलेशंस देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टमेंट्स की मीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएई के बीच 59 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है ट्रेड हुआ। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना यूएसए के बाद। सॉरी, यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए, एंड यूएई सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का, राइट। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया से सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गुड्स जो है, अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो जाता है यूएई को। अराउंड 29 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है गुड्स वहां पर जाता है। ईयर 2019 में गया था, राइट, 1920 फाइनेंशियल ईयर में, राइट। ऑल्सो कंसिडरिंग डायस्पोरा, 2.6 मिलियन पीपल जो हैं हमारे वहां पर हैं, which have helped in building UAE, ऐसा कह सकते हैं। So because of all of these things, this relation becomes important. And the next thing is academic freedom index, जो recently news में था। इसके तहत जो academicians हैं वो कितना अपना जो टाइम है या फिर फ्रीडम के साथ वो पॉलिटिकल एज वेल एज अदर इश्यूज में किस तरह से वो बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, उससे रिलेटेड ये इंडेक्स है। इंडिया का स्कोर रहा 0.352 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1, विच इज क्लोजली फॉलोड बाय, इसके बाद दो ही कंट्रीज हैं, साउथ अरेबिया 0.278 और लिबिया 0.238, राइट। सो इस तरह से हमारे एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स का जो स्कोर है वो भी काफी कम है। तो इसका ऑथर्स कौन है? ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटैट, और ये जो है द स्कॉलर्स एट रिस्क नेटवर्क, वीडम प्रोजेक्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग, ये सारे ने मिलकर जो है इसको बनाया है। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स को ये बनाते हैं, एंड 0 to 1 जो है इसका वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। AFI जो है वो फ्रीडम ऑफ स्कॉलर्स टू डिस्कस पॉलिटिकली कल्चरली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स बताता है। तो वी हैव सीन रिसेंटली जो है JNU के स्टूडेंट्स एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है दे हैव कम आउट, और उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड अपना वॉइस रेज किया था। बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं, तो इसके वजह से एकेडमिक फ्रीडम इंडिया में कम है, ऐसा कहा जा रहा है बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो 8 कंपोनेंट्स है इसके: फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटेग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट टू एकेडमिक फ्रीडम अंडर द International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Existence of Universities, ये सारे जो हैं इसके पैरामीटर्स हैं। परफॉर्मेंस का क्या रहा सभी देशों का? नॉट इंडिया हैज नॉट फेयर्ड वेल, जैसा जो हमारे स्कोर से पता चल रहा है। लास्ट 5 इयर्स में 0.1 पॉइंट्स जो है वो कम हो गए हैं, और हम काफ़ी मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, सोमालिया, यूक्रेन जैसे देशों से भी पीछे हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। उरुग्वे एंड पोर्टुगल जो है ये इसमें आगे हैं, टॉप रहे, स्कोर्स उनके 0.971 रहे, और दे आर फॉलोड बाय लाटविया 0.964 एंड जर्मनी
0.960। तो क्या इश्यूज रहे, इसकी एक रिपोर्ट भी आई थी, फ्री टू थिंक रिपोर्ट ऑफ द स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। इसके तहत इंडिया में जो है जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एंड जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, पुलिस ब्रुटालिटी हुई उनके साथ, इन सब रीजन से कहा गया है कि ये एक थ्रेट है एंड दैट बिकॉज ऑफ दैट एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो इंडिया का लो है। ऑल्सो जो हाई पोस्ट है, टॉप रैंकिंग पोस्ट है इन दीज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वीसीज जो है वो सब हाईली पॉलिटिसाइज्ड है एंड बिकॉज ऑफ विच जो है एकेडमिक एंड क्रिएटिव फ्रीडम चोक होती है। ऑल्सो करप्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि उनके फेवरिज्म होता है, नेपोटिज्म होती है, ये सब चीजें जो होती हैं इनके वजह से फ्रीडम जो है एकेडमिक एंड क्रिएटिव फ्रीडम वो चोक हो रही है। व्हाट कैन हेल्प, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या ये हेल्प कर सकती है? तो इसके तहत क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करने का कहा गया है एज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फॉर इंस्टेंस, पॉलिसी स्टेट्स दैट faculty will be given the freedom to design their own curriculum and pedagogical approaches। तो faculty खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको freedom है, they can be creative and design their own way, जिसमें जो है curriculum और pedagogy जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं, which is great। क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है ये। ऑल्सो इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कहा गया है, जो कि मेरिट बेस्ड एंड पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग है, रिसर्च फंडिंग दी जा रही है, यानी कि यू आर हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू बी मोर एंड मोर क्रिएटिव एंड ऑल्सो मूव अहेड विद देयर ओन रिसर्च एंड इट विल बी गवर्नड। और ये कहा जा रहा है कि इट विल बी गवर्नड इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट बाय रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्टिंग ऑफ वेरी बेस्ट रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स अक्रॉस द फील्ड। तो इसके हेड कौन होगा? कोई ब्यूरोक्रेटिक पर्सन नहीं, इट विल बी रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स ओनली, राइट? इस तरह से कहा जा रहा है, पर ये सारी चीजें सही में कितना अप्लाई होंगी वो देखना बाकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके तहत डी ब्यूरोक्रेटाइज करने की कोशिश करेंगे, गवर्नेंस पावर्स जो है एकेडमिशियंस को देने की कोशिश करेंगे, और ये जो है ऑटोनॉमी टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ये सब कहा गया है, राइट? सो इफ दैट इज अप्लाइड प्रॉपर्ली देन दैट शुड बी अ ग्रेट थिंग। सो वी हैव सीन व्हाट इज एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, कौन रिलीज करता है, क्या परफॉर्मेंस रहा इंडिया का एंड वर्ल्ड का, एनईपी किस तरह से इसमें हेल्प कर सकता है, एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग। देन द नेक्स्ट थिंग इज फोर्टिफाइड राइस जो है थ्रू ICDS एंड MDMS जो है सप्लाई की जा रही है आंगनवाड़ी एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में। फोर्टिफाइड राइस क्या है? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इस तरह की चीजें जो हैं वो राइस के थ्रू उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। फोर्टिफाइड मीन्स चेंज थोड़ा बहुत करना न्यूट्रिएंट और उसका कंटेंट को। सो इन अ बिड टू कॉम्बैट क्रॉनिक अनेमिया एंड अंडर न्यूट्रिशन जो हमने देखा विच आर इश्यूज इन इंडिया, तो उन्हें कॉम्बैट करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड अदर न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज को विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन एंड उनके मदर, सो दिस थिंग हैज कम अप। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड मिड डे मील स्कीम के तहत जो है फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करने का 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बाय द फूड मिनिस्ट्री जो है रिसेंटली ये कहा गया था। देन फोर्टिफाइड राइस ऑलरेडी जो है PDS के थ्रू 15 डिस्ट्रिक्ट्स में थ्रू अ पायलट प्रोजेक्ट सप्लाई की जाती है, और FCI के पास अराउंड 15,000 टन्स का फोर्टिफाइड राइस है इंडिया में, बट इट हैज टू बी इंक्रीज टू 1.3 लाख टन्स ऐसा कहा जा रहा है। तो ये फोर्टिफाइड राइस है क्या? राइस के ग्रेन्स ब्रेक किए जाते हैं, पाउडर बना दिया जाता है, साथ में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, राइस का पाउडर प्लस न्यूट्रिएंट्स, इनको ऐड करके जो है फिर से एक पेस्ट जैसा बनाया जाता है, और ये पेस्ट को एक्सट्रूजन के थ्रू जो है इन्हें फिर से राइस कर्नल्स, राइस ग्रेन्स में बदल दिया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से बदलने के बाद इन्हें राइस के साथ मिक्स कर दिया जाता है एंड वो कंजम्पशन के लिए दिया जाता है। इस तरह के ओनली 15,000 टन जो है अभी इंडिया के पास है, जिन्हें बढ़ाने की जरूरत है। ICDS जो स्कीम है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये स्कीम है। क्या एम है? हेल्थ, न्यूट्रिशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को इम्प्रूव करने का, और इसके तहत ही आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो आए थे, इन सब चीजों पे जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं।
Services, supplementary nutrition, immunization, health checkup, referral services, preschool, non-formal education, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन, ये सब जो है दिया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिर भी दिया जा रहा है। देन वी हैव मिड डे मील स्कीम, जो कि एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बढ़ाने से रिलेटेड है। ये भी न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड एजुकेशन को जो है एड्रेस करने से रिलेटेड है। एजुकेशन तो ऑब्वियसली एड्रेस हो रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इससे हेल्थ भी एड्रेस हो रही है एंड उनका न्यूट्रिशन भी एड्रेस हो रहा है क्योंकि अभी तो फोर्टिफाइड राइस एक दिया जाएगा इसके तहत। अदर थिंग इज दे आर लर्निंग बेटर प्रैक्टिसेस, ओके, उनकी हेल्थ एनहांस होगी क्योंकि वे बेटर किस तरह से जो है खाना चाहिए, क्योंकि घर पे गंदी तरह से और हाथ पैर बिना धोए इस तरह से खा सकते हैं वो, बट इन द स्कूल दे हैव टू फॉलो द रूल्स और इसके तहत वो सीखते हैं कि किस तरह से अच्छे से खाना चाहिए। तो न्यूट्रिशन एंड स्नैक्स जो है वो उन्हें दिया जाता है। सो दिस वाज रिलेटेड टू दिस फोर्टिफाइड राइस थिंग, और इस पर्टिकुलर वीक के GS2 के टॉपिक्स हमने देख लिए। तो प्रीवियस वीक में हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू G20 इंटरनेशनल फोरम है फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 19 कंट्रीज एंड EU का G20 में अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया भी है। यस, बोथ आर करेक्ट, सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 कौन इसे रिलीज करता है? क्रेडिट सूस वो रिलीज करता है, सो नन ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू FATF? 1989 में G7 समिट के द्वारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये आया था। Countries that are considered safe haven for supporting terror funding and money laundering are placed in blacklist, not directly in the blacklist, brown list में पहले जाते हैं। So the correct answer here is A1 only. Then we have World Employment and Social Outlook Trends report, which is released by which among these? तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ऑब्वियसली ILO, बट यू शुड नो कई बार जो है WEF, वर्ल्ड बैंक भी रिलीज करते हैं, तो ILO इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ILO के कन्वेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 8 कोर कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई कर दिए हैं। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन 1949 हैज बीन रिसेंटली रेटिफाइड बाय इंडिया, राइट। सो ये दोनों ही रॉन्ग है क्योंकि इंडिया हैज ओनली रेटिफाइड 6 एंड उनमें से ये नहीं है, तो नीदर 1 नॉर 2। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज FATF के मैंडेट से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन, टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रिवेंशन, फाइनेंसिंग टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो ये थर्ड वन है। Yes, all the three है, and so 1, 2 and 3 D is the correct answer. And the seventh question is Kapila program जो recently देखा गया था किससे related है? Intellectual property से related. Then describe the steps taken by the global and national efforts to combat corruption. ठीक है, तो ये actually global and national efforts to combat corruption, corruption define करिए। ग्लोबल एफर्ट से स्टार्ट करिए। G20 का हमने अभी देखा एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो इंडिया का है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल लोकायुक्त, फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये सब आप लिख सकते हैं। इश्यूज क्या आ रहे हैं? फिर भी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, लूप होल्स अभी भी बचे हुए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की जो है कमी है, और इस सब को जो है वे फॉरवर्ड क्या है इसका? नीड टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। नीति आयोग के इंडिसेस के थ्रू हम जो है पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करप्शन से रिलेटेड, एंड उसके थ्रू हम जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। गिविंग मोर टूथ टू दीज, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और भी ग्रेटर टूथ दे मस्ट बी गेटिंग, यानी कि उनके पावर्स बढ़ाने की जरूरत है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है चैलेंजेस और एफर्ट्स मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन इम्प्रूविंग इनोवेशन इन इंडिया, राइट। सो यहाँ पर चैलेंजेस एंड एफर्ट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है सो दिस शुड बी द एफर्ट्स। तो डिस्क्राइब करिए इनोवेशन इंडिया में किस तरह से विपो रिपोर्ट्स के थ्रू, और एफर्ट्स क्या लिए गए हैं। कुछ चैलेंजेस अब बता दीजिए जो कि हो रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट का इश्यूज आ रहा है, देन जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाते, इनोवेशन जो है वो
ऐसे रह जा रहा है। तो स्टेप्स क्या लिए गए हैं? असीम जो है इस तरह के जो मिशन है ये जो है एससी स्टूडेंट्स को टारगेट करता हुआ ये है, तो दैट हेल्प्स दीज बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स टू कम अप। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक के थ्रू जो है ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पेटेंट से रिलेटेड चीज़ें करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल एनुअल रिपोर्ट, इससे भी जो है किस तरह के पेटेंट्स और कितने पेटेंट्स आए हैं सबसे रिलेटेड जो डेटा के थ्रू जो है इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। व्हाट इज द नीड फॉर बेटर चैनल्स और लेसर ब्यूरोक्रेटिक लैग होना चाहिए, ये तो है ही है। बेटर एजुकेशन, एनईपी के जो विजन है उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। देन डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ इनइक्वालिटी फेस्ड इन इंडिया, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस इट। ओके, इनइक्वालिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्राइब करिए, state the reasons for inequality in India and world, then highlight the issues, quote the reports। वेज पूछा गया है तो इश्यूज क्या है वो पता होना चाहिए पहले, रिपोर्ट से आप बताइए, देन फाइनली वे फॉरवर्ड ज़्यादा अच्छे से लिखिए। स्टेप्स प्रपोज करिए, क्या है यूज ऑफ स्कीम्स, किस तरह से इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। रिड्यूसिंग एलिटिज्म जो है वो किया जा सकता है। मेकिंग रिच पे देयर शेयर किया जा सकता है सीएसआर फंड्स के थ्रू, जो है जो इनकम कंपनीज लाती हैं उन्हें टू द सोसाइटी वापस देने का जो प्रावधान है वो काफी सही है। FATF के मैंडेट को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है इन द लाइट ऑफ कंट्रोलिंग टेरर एक्टिविटीज। सो डिस्क्राइब व्हाट FATF मिशन एंड विजन बताइए, मैंडेट बताइए, रिलेवेंस इन द पास्ट एंड प्रेजेंट बताइए, कि स्टडी ऑफ पाकिस्तान जो है वो बता सकते हैं आप। इट फर्दर नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड एंड रिफॉर्म्स आर नीडेड, ऐसा आप कह सकते हैं। देन डिस्क्राइब द मैंडेट ऑफ ILO एंड कन्वेंशन इट हैज कम अप विद। ILO के बारे में बताइए, उसके मैंडेट के बारे में, 8 कोर कन्वेंशंस के बारे में बताइए, प्रॉपरली इंडिया का पार्ट क्या है, क्या इश्यूज है, कौन से कन्वेंशंस जो है इंडिया ने नहीं किया है। अभी वे फॉरवर्ड इंडिया जो है चेयर कर रहा है ILO की गवर्निंग बॉडी, विच इज अ ग्रेट थिंग। देयर इज नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड also ratifying certain of the convention. So that was related to previous week. इस वीक के आपके क्वेश्चंस है, which among the following statement is or correct with respect to fortified rice? It involves grinding broken rice into powder, mixing nutrients, shaping it into rice-like kernels through extrusion process. Fortified kernels are then mixed with normal rice in a 1:100 ratio and distributed for consumption. ठीक है, 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2, जो भी आपको सही लगता है मार्क करिए। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिसेंटली किसने रिलीज किया? यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक या none of the above? Which among the following statement is correct? UAE is India's third largest trading partner for the year 2019-20 after China and USA. UAE is largest export destination of India. जो भी आपको सही लगता है, 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2, mark करिए। Which among the following statement is correct with respect to secularism? As per Indian secularism, state distances itself from religion but can interfere in case of breach of constitutional values and rights. French secularism discourages public display of religion। जो भी आपको सही लगता है मार्क करिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज करेक्ट पूछा गया है। इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, विच इज ओनली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। टर्म ऑफ ऑफिस इसका है 5 years and 65 years, जो भी जो नियरेस्ट है। Then which among the following statement is correct with respect to National Commission on Labour 2002? इसके एक recommendations के हिसाब से existing wage ceilings for coverage should be removed. Labour falls under the सेंट्रल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2, जो भी आपको सही लगता है वो मार्क करिए। देन द मेंस क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव विजिलेंस एंड ब्रिंग आउट गुड गवर्नेंस। Describe the Code on Social Security Bill 2020. Mention the issues in this regard. Describe the differences between French secularism and Indian secularism with examples. Describe the initiatives taken by the Indian government in increasing India's diplomatic progress with respect to the Indian Ocean region. Then describe India-UAE relations in the backdrop of recent India-UAE meet on investments. Okay, so I hope आपको ये session पसंद आया होगा. Thank you, all the best. If you have any other queries, you can contact on these numbers or visit us in person at Purvanchal IAS, Gorakhpur, Uttar Pradesh.